कैसे सारे के सारे मजे में? करें भाई आज का लेक्चर स्टार्ट। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ओके, तो देखिए भाई, ये जो टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, नीट वीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट। नीट जेईई मेंस भी काफी कुछ इससे पूछा जाता है। ओके, सीबीएसई के लिए इसकी वेटेज बता दूं, सीबीएसई में 3 to 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, इससे ज्यादा मार्क्स का नहीं आएगा। ये 70 मार्क्स का तो पेपर होता है यार, 3 to 4 बहुत ज्यादा वेटेज होती है। देखिए, तो बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो और मॉलिक्यूल्स, है ना। वेटेज यहां लिख देता हूं 4 मार्क्स से लेके 3 to 4 मार्क्स। ठीक है, 3 और 4 मार्क्स तक इसकी वेटेज है। तो भाई बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो बायो का मतलब बायोलॉजी, हमारी लिविंग लिविंग बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाए, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग बॉडी के अंदर मिले, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब बात करता हूं कि यार हम जो बायोमोलिक्यूल्स है लिविंग बॉडी के अंदर दो टाइप्स के होते हैं भाई, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, है ना। ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। तो हम लोगों को कौन से पढ़ने हैं? हम लोगों को ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं। ऑर्गेनिक, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हमारा मेन फोकस रहेगा ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स के पे। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जरा, ठीक है, तो इसको, तो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स जो हम लोग को पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स जो हम लोग को पढ़ने हैं वो है भाई हमारे जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, थोड़ा सा विटामिन, और थोड़ा सा वो भी ले लो विटामिन, और थोड़ा सा हार्मोन भी ले लो। हार्मोन रिसेंटली ऐड हुआ है ना, हार्मोन मतलब रिसेंटली ऐड हुआ है सीबीएसई में। जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी की बुक होगी उनके पास तो ये टॉपिक भी नहीं होगा। नई वाली बुक में आखिरी पन्ने पे हार्मोन टॉपिक ऐड किया हुआ है। इसके अलावा फैट्स, लिपिड्स वगैरह ये भाई नहीं है सिलेबस में, है ना। फैट्स, लिपिड्स, ऑयल्स, टर्पीन्स, ये सब की सब चीजें नहीं है अपन लोग के सिलेबस में। ओके, तो हम लोग को क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन और हॉर्मोन्स। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मार्क्स का एग्जाम में आता है कार्बोहाइड्रेट्स, और सबसे बड़ा पार्ट भी है ये बायोमोलिक्यूल्स का। तो इसको देखते हैं भाई, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर मैं बात करूं तो अगर जो वर्ड कार्बोहाइड्रेट है ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, कार्बो एंड हाइड्रेट। तो जब स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स को डिवीजन करने की बात करी, जब स्टार्टिंग में हम लोग क्रिएट कर रहे थे इनका डिवीजन की स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने जो बायोमोलिक्यूल्स को जो हमने स्टार्ट किया है उसके पीछे उसकी हिस्ट्री, उसके नाम के पीछे उसकी हिस्ट्री क्या है जरा समझिएगा। सॉरी, बायोमोलिक्यूल्स बोल रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स के जो नाम की हिस्ट्री है, कार्बोहाइड्रेट्स के पीछे जिसका नाम है, जिसका नाम पड़ा हुआ है, इसकी हिस्ट्री क्या है। कार्बोहाइड्रेट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, हाइड्रेट एंड कार्बन। हाइड्रेट का मतलब पानी, कार्बन का मतलब सी। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स कहने जाने लगे जो क्या होते थे? हाइड्रेट्स होते थे। किसके? कार्बन के। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को हम लोग क्या बोलते थे? कार्बोहाइड्रेट्स। बोले अब ये बताओ कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन किसको बोलते हैं? तो ये सुनो, कार्बन और हाइड्रेट क्या यानी मतलब H2O का होल वाई। तो देखो H2O और CX, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हो, CXH2O को फॉलो करते हो, हम उनको क्या बोलते थे? कार्बोहाइड्रेट बोलते थे। तो यानी कि जो पहले, इससे पहले के टाइम पे जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट की हम लोग ने डेफिनेशन बनाई तो हम लोग क्या बोलते थे? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो CXH2O के फॉर्मूले को फॉलो करें उनको हम बोलते थे कार्बोहाइड्रेट्स। जरा देखें, क्या ये बात हर वक्त ही सही रहती थी? क्या सारे मॉलिक्यूल जितने भी थे क्या वो सारे के सारे इसी फॉर्मूले को फॉलो करते थे? देखते हैं जरा। सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट बताओ तुम लोग कौन सा जानते हो? सबसे जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है वो कौन सा होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को जरा देखना, C6H12O6। जरा ग्लूकोज को अगर मैं ऐसे लिखूं C6, क्या इसको भी लिख सकता हूं H2O का होल 6,
बोलो यहाँ से कॉमन लेके, तो क्या ये फॉर्मूला बन गया मेरा CxH2O का होल y की फॉर्म में, यहाँ पे x और y की वैल्यू 6 है, तो इसका ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन है। अगला बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या ये x और y हर वक्त ही सेम होंगे, क्या x और y की वैल्यू हमेशा सेम होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लो दूसरा एग्जांपल पकड़ो, सुक्रोज C12H22O11, देखो C12H2O का होल 11, ये भी इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, पर यहाँ पे x कितना है 12, y कितना है 11, तो सुक्रोज जो हमारा है वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है और इस फॉर्मूले को भी फॉलो करता है। तो मैं बोल सकता हूँ दोनों के दोनों हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। ओके, अब जरा बात करें किस चीज की, कि भाई क्या और भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। देखो CH3COOH, ये तो मुझे लगता है बच्चा जानता है, गली गली का बच्चा जानता है, क्या बोलते हैं इसको, एसिडिक एसिड, है ना। ठीक है, एसिडिक एसिड है, जानते हो क्या नाम है इसका, वैसे आईयूपैक नेम क्या होता है, इथेनोइक एसिड। अरे कराया आईयूपैक नोमेनक्लेचर यार इसका, इथेनोइक एसिड बोलते हैं इसको। तो बोलो इसको ऐसे लिखो क्या, C2H4O2, क्या इसको लिखो C2H2O का होल 2, थोड़ी सी मैथ्स लगा लेना, C2H2O का, तो अरे बाप रे बाप, ये भी तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन हो गया। बोलो अरे ये भी तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन हो गया, तो क्या इसको भी कार्बोहाइड्रेट बोल दूं क्या? ना भाई ना, ये एसिड है, एसिड अलग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अलग होते हैं, अलग, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो यार इनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बोल सकते, बट ये तो इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, अब क्या करें। ठीक है, और एक और भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल है, रेमनोज जो होता है, रेमनोज C6H12O5, ये भाई ये है रेमनोज, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये एक कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, बट ये फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता। देखो H2O का होल 6 जो 12, और नहीं चलो 5 ले लेता हूँ, 5 10, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन और बच गई। भाई ये रेमनोज है, C6H2O का होल 5 रेमनोज, इसको होना चाहिए, ये कार्बोहाइड्रेट है, बट ये फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब जो ये डेफिनेशन है ना हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वाली, ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वाली जो डेफिनेशन है, ये अधूरा ज्ञान दे रहा है हम लोग को, है ना, आधी बातें बता रहे हैं, कहीं पे लग रहा है कहीं पे नहीं लग रहा है। तो फिर क्या करें, तो फिर कौन सी ऐसी एक डेफिनेशन बनाई जाए जो सारे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए सही साबित होती हो, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला तो कहीं लग रहा है कहीं पे नहीं लग रहा। तो चले क्या आगे देखें जरा, ऐसी कौन सी डेफिनेशन है जो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए वैलिड होती है। तो आगे देखते हैं कि इस डेफिनेशन को कैसे हम लोगों ने हटाया और फिर एक नई डेफिनेशन लेके आए। ओके, तो यार इससे पहले भाई समझ में आ गया ना, ये ऐसा कंपाउंड है जो कार्बोहाइड्रेट्स इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, बट कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट है बट इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा। इसका मतलब ऐसा बोलना कि ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, सरासर गलत, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो भाई देखिए जरा कार्बोहाइड्रेट्स की फिर एक्चुअल डेफिनेशन क्या है और कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोगों ने कैसे क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब कार्बोहाइड्रेट्स की जो डेफिनेशन है उसको जानने से पहले छोटे छोटे कुछ वर्ड्स के बारे में मैं तुम्हें बताऊं। पहली बात, क्या होता है पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है बहुत सारे OH ग्रुप, ऐसा कंपाउंड जिसके पास बहुत सारे OH ग्रुप हो, क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी बोलेंगे उसको। ठीक है, नंबर 1। नंबर टू क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप तो तुम्हें पता ही है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप कौन से होते हैं, एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, और तीसरा यार बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकली एक्टिव। अब इस ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है जरा ये समझना, है ना, जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है इसका मतलब क्या होता है जरा ये समझना। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स किनको बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, तो इससे पहले हमें जानना पड़ेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, कुछ टर्म्स हमें समझने पड़ेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में। जो हमारी लाइट होती है ना उसमें बहुत सारी, लाइट में क्या होते हैं बहुत सारी
ओरिएंटेशंस होती है, लाइक अलग अलग डायरेक्शंस में क्या होती है, ओरिएंटेड होती है। लाइक ये तुम लोग ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ोगे, पोलराइजेशन के अंदर लाइट अलग अलग डायरेक्शन में क्या होती है, ओरिएंटेड होती है ना। इस तरीके से बहुत सारी इसके अंदर डायरेक्शंस होती है। अब उसको करना क्या है, हम लोगों ने लाइट को एक मोनो डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में ओरिएंटेशन देनी है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पोलराइड का यूज करते हैं। पोलराइड, इस चीज को क्या बोलते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, पोलराइड बोलते हैं। जब लाइट इस पोलराइड से पास करती है, ठीक है, तो वही कंपोनेंट इस पोलराइड से पास कर पाता है जो इसके पैरेलल हो, जो इसके पैरेलल हो। तुम ऐसा समझ सकते हो, अगर तुम्हें किसी दरवाजे से निकलना है तो तुम्हें दरवाजे के बिल्कुल सीधे सीधे जाना पड़ेगा। जैसे तुम्हारे सामने दरवाजा है तो तुम ऐसे करके जाओगे तो निकलोगे, लेट के जाओगे तो दरवाजे से नहीं निकल सकते, फंस जाओगे दरवाजे पे, है कि नहीं है। और किसी एंगल पे जाओगे तब भी फंस जाओगे। तो दरवाजे से निकलना है तो हम इस तरीके से जाना पड़ेगा। तो ऐसा ही मैं कुछ बोल रहा हूँ लाइट के साथ भी। अगर तुम ये पोलराइड की बात करो, जैसे लाइट इससे पास हो रही होती है, लाइट इससे पास हो रही होती है, तो लाइट जब इससे पास होगी तो वही चीज इससे पास हो पाएगी जो इसके क्या हो, पैरेलल हो। तो जो कंपोनेंट्स, लाइट के जो कंपोनेंट्स के पैरेलल होते हैं वो पास हो जाते हैं। मान लो मैं यहाँ पे दो से तीन कंपोनेंट बना देता हूँ, तो तीन कंपोनेंट मान लो यहाँ से पास हो गए, तो इसको क्या बोलता हूं मैं, पीपीएल, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट। यानी कि उस लाइट के अंदर एक ही कंपोनेंट होगा। अब इस लाइट को देखो, ये काम था फिजिक्स का काम, यहां तक फिजिक्स का काम हो गया। ये तो फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे पोलराइड क्या होता है। मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे डिटेल में जाऊंगा तो फिर गलत होगा, ठीक है। तुम फिजिक्स में इसको डिटेल में पढ़ोगे। वहां पे पोलराइड क्या है, तुम कहाँ पे यूज करते हो, जो गॉगल्स होते हैं ना, वो जो धूप में पहनने वाले चश्मे होते हैं, तो गॉगल्स में जो लगता है ब्लैक ब्लैक से जो होते हैं वो सब पोलराइड होते हैं। लाइट की इंटेंसिटी पता है ना, कम कर देते हैं वो, ठीक है। इसके अलावा जो कार की ग्लासेस होते हैं उसमें जो ब्लैक कलर की फिल्म चढ़ती है वो क्या होती है, पोलराइड होती है वो भी सर। वो क्या कहते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देता है। और क्यों कम करता है, वो सारी की सारी चीजें जिसमें लाइट की वाइब्रेशंस अलग अलग डायरेक्शन में, उन सबको क्या कर देता है, वो हटा देता है। ओके, तो पोलराइड से पास करके हमें क्या मिली, पीपीएल, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट मिली। अब इस लाइट में क्या होता है, जरा देखो, हमारे सामने क्या रखा होता है, कंपाउंड। ये हमारे पास मान लो कंपाउंड है। कंपाउंड को हमने क्या किया, एक कटोरे के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, पीपीएल लाइट को डाल रहा हूं। अगर मान लो ये लाइट रोटेट हो जाती है, मेरे लिए ये लेफ्ट है, ठीक है, कोई सी भी डायरेक्शन ले लो, 2D है ये तो तुम कोई सी भी डायरेक्शन ले सकते हो। मैं इसको मानो लेफ्ट और इसको मानो राइट। जब मैं किसी प्लेन पोलराइज लाइट को कंपाउंड के ऊपर डालता हूं, तो लाइट अगर राइट को रोटेट हो जाए या लेफ्ट को रोटेट हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या करते हैं, पीपीएल लाइट को रोटेट कर देते हैं। और अगर रोटेट ही नहीं हुई, जैसी आई थी वैसी की वैसी चली गई, मान लो लाइट जैसी आई, मान लो ये जो पीपीएल लाइट है मैं इसको ऐसे डाल रहा हूँ, ऐसे इसी एंगल पे डाल रहा हूँ, है ना, मैंने इसको ऐसे करके डाली पीपीएल लाइट को इस कंपाउंड के ऊपर डाला, तो लाइट ऐसी कैसी निकल गई, मतलब विदाउट एनी डिफ्लेक्शन निकल गई, तो कुछ नहीं हुआ। तो क्या बोलूंगा, ये कंपाउंड क्या हो गया फिर अब, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर दे, रोटेट कर दे, तो क्या बोलूंगा, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। और कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट ना कर पाए तो क्या बोलूंगा, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, बोलो भाई समझे इस बात को। तो कंपाउंड की रोटेशन डिसाइड करती है, मतलब कंपाउंड बोलो लाइट की रोटेशन डिसाइड करती है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो बोलो क्या समझ जाओगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। फिर से एक बार देखें, मैंने लाइट के अंदर बहुत सारी ओरिएंटेशन होती है। अच्छा, तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या हो अगर मैं पीपीएल लाइट लू ही ना, मैं पीपीएल लाइट ना लू, मैं ये वाली लाइट ले लूं, तो भाई देखो दिक्कत क्या है, यहाँ पे लाइट की एक डायरेक्शन थी, तो मुझे पता चला कि कंपाउंड से टकराने के बाद लाइट की डायरेक्शन बदली, या तो पहले से ही मल्टी डायरेक्शन है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इतने सारे लाइट इतनी सारी रेज हो जाएंगी, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सी लेफ्ट को गई कौन सी राइट को गई, क्योंकि पहले से ही बहुत सारी लेफ्ट राइट पहले से ही थी, टकराने के बाद भी बहुत सारी लेफ्ट राइट हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है अगर ये वाली लाइट लोगे तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि लाइट कौन सी वाली लाइट लेफ्ट को रोटेट हुई, कौन सी वाली लाइट राइट को रोटेट हुई, क्योंकि पहले से ही इसमें बहुत सारे लेफ्ट और राइट डायरेक्शन है। तो हमने एक ऐसी लाइट ली जो एक ही डायरेक्शन में थी, ठीक है, ताकि हमें पता चला कि कौन सी लेफ्ट हुई है कौन सी राइट हुई है। बोलो भाई क्या ये बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ऐसे कंपाउंड जो पीपीएल लाइट को रोटेट कर दे, पीपीएल लाइट को, पीपीएल राइट लिख दिया था मैंने, सॉरी, पीपीएल लाइट को रोटेट कर दे उनको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। और जो रोटेट ना कर पाए उनको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है जी,
सर ये ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव तो ठीक है, तो क्या अगर मान लो तुम्हें मैं कोई कंपाउंड दूं, तो तुम क्या पेपर के ऊपर लाइट मार के देखोगे कंपाउंड? मान लो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, CH3OH, मैंने बोला बता भाई ये ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, तो तुम क्या ऐसा बोलोगे रुक जाओ मुझे प्लेन पोलराइज लाइट लाने दो इसके ऊपर मारूंगा? नहीं ना भाई, तुम्हारे पास कंपाउंड तो एक्चुअल में होगा नहीं, और ये इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करना काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, तो क्या हमारे पास कोई और मेथड भी है? क्या हमारे पास कोई और मेथड भी है जिससे मैं लाइट की ओरिएंटेशन चेक कर सकूं, मतलब ये चेक कर सकूं कि लाइट ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? हाँ जी, हमने एक थ्योरेटिकल तरीका भी निकाला है। जिससे हम लोग ये पता लगा सके कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। समझ में आई बात? तो ये तो क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल तरीका हो गया। थ्योरेटिकल तरीका पे आते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा या फिर नहीं होगा। चलिए, तो एक्सपेरिमेंट करना काफी एक्सपेंसिव काम होता है यार, काफी एक्सपेंसिव होता है, तो बार बार एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखते हैं। अगर हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाए थ्योरी वाला जिससे हम लोग सीधे सीधे ही पता कर लें कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो कितना अच्छा हो। तो थ्योरेटिकल तरीका क्या होता है, किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी पता लगाने का होता है थ्रू कायरल सेंटर। कायरल सेंटर का मतलब क्या होता है, एनी sp3 atom having all four different group attached to it। यानी कि अगर मान लो मैं एक यहाँ पे ऐसे एक कार्बन लूं और मैं तुमसे पूछूं ये कायरल है कि नहीं है, तो अगर इस कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं तो मैं क्या बोलूंगा, जो ये कार्बन है क्या है, कायरल कार्बन है। इसको ऐसे साइन से दिखाते हैं, एस्ट्रिक का मार्क लगा देते हैं, साइन से दिखाते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कार्बन इज कायरल कार्बन, और सेंटर अगर कोई और ग्रुप हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ और हो, तो कायरल सेंटर हो जाएगा। तो जिस कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर होता है वो सारे के सारे, जिस कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसका मतलब ऑल कायरल सेंटर containing compounds are optically एक्टिव। बोलिए भाई, जिनके अंदर कायरल सेंटर होगा सारे के सारे क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ओके, और जिनके पास कायरल सेंटर नहीं होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। क्या शानदार तरीका है, प्रैक्टिकल का पैसा बच गया, ठीक है, और हमारा काम का काम हो गया। तो ये पैसा बचाने की बात है भाई, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, तो भाई हम अपना रिएक्शन को या अपने एक्सपेरिमेंट को इकोनॉमिकल बना रहे हैं, बार बार हम चेक नहीं करें कि लाइट डालें और एक पोलरोमीटर चाहिए उसके लिए, तो सब सेटअप चाहिए, तो सीधे सीधे देख लिया। तो समझ में आ गई बात? इसका मतलब जिसके अंदर कायरल सेंटर होगा वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो बोलो समझ में गए? ऑप्टिकली एक्टिविटी कैसे चेक करेंगे, एक ऐसा ग्रुप देख लो उसके पास चारों डिफरेंट साइड ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, तो उसको क्या बोलूंगा, वो क्या ऑप्टिकली एक्टिव है। और एग्जांपल देखो, Cl Br H F, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? बिल्कुल, कायरल सेंटर है। CH H Br F, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं, इस कार्बन पर 2 ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि नो कायरल सेंटर, अगर कोई कायरल सेंटर नहीं है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। और एग्जांपल देख सकते हो, CH3 CH Br Cl CH3, क्या ये कायरल है? नहीं, देखो एक Cl Br और इस कार्बन पर 2 CH3 लग गए सेम, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अच्छा, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, BrClH? हाँ, क्योंकि देखो इस कार्बन पर 4 ग्रुप डिफरेंट है, 1 2 3 4, तो ये कार्बन क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया, और कायरल कार्बन हो गया तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ये कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, बट ये कार्बन तो कायरल है। तो अगर पूरे के पूरे कंपाउंड में एक भी कार्बन कायरल आ जाए तो कंपाउंड क्या हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। बोलिए भाई, क्या ये बात समझ में आती है? तो बोलो, क्या ऑप्टिकली एक्टिविटी इनएक्टिविटी समझ में आ जाएगी कंपाउंड्स के लिए? ऑप्टिकली इनएक्टिविटी समझ में आ गई। अब जरा देखें,
अब जरा देखते हैं। तो देखो यार, अब मैं बात करता हूं किसकी, अब बात करता हूं कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स कैसे कंपाउंड होते हैं। तो देखना, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने एक बात जान ली। हमने जब बहुत देखो, हमने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट्स को पता लगाने के लिए मॉलिश रिएजेंट नाम का एक टेस्ट होता है ना। मॉलिश एक केमिकल होता है, उसको उस कंपाउंड के, अगर ऐसे कंपाउंड के अंदर डालें, अगर वो उसके लिए टेस्ट दे रहा है तो मैं बोलूंगा कार्बोहाइड्रेट्स आर, वो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो मॉलिश रिएजेंट से हम लोग पता कर सकते हैं। ओके, तो अब देखें, जो डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, जो डेफिनेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो क्या होती है ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन बनानी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अगर मैं बोलूं तो सारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है ना, हम उनके लिए पहले तो एक टेस्ट करते हैं। जैसे मान लो ये मॉलिश रिएजेंट है, मॉलिश रिएजेंट है, ये एक टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। जैसे तुम क्लास 10 तक करा करते थे एसिड के लिए टेस्ट, जैसे पीएच पेपर की मदद से करते थे, कोई कंपाउंड एसिड है कैसे पता करते थे, तो तुम लोग रेड लिट, जो तुम्हारा ब्लू लिटमस है उसको रेड करते, एसिड हो गया। पीएच पेपर में देख लो, पीएच स्ट्रिप यहाँ पे रेड हो गई, एसिड, ब्लू हो गई बेस, ग्रीन हो गई न्यूट्रल। किसी कंपाउंड को अगर पता करना है कि एसिड है या बेस है न्यूट्रल है, तो ऐसी तो पता करते थे ना तुम लोग। ठीक है, अब देखो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये टेस्ट करते हैं। इसका नाम क्या है, मॉलिश रिएजेंट। मॉलिश रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जो मुझे ये पता लगाता है कि इस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है, ये कार्बोहाइड्रेट होगा या नहीं होगा। मतलब ये एक प्रैक्टिकल तरीका है। ओके, प्रैक्टिकल कर लिया, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हमने प्रैक्टिकली डिसाइड कर लिए, पूरी पूरी ग्रुप बना लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने उन ग्रुप्स में एक बात कॉमन देखी, एक क्या, हमने तीन बात कॉमन देखी उनके अंदर, है ना। जितने भी कार्बोहाइड्रेट थे, जो सारे ऐसे कंपाउंड ये टेस्ट दे रहे थे, उनके अंदर हम सबने, सबके अंदर ना तीन बातें कॉमन देखी। क्या, कि पहली बात तो या तो उनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप था या कीटोन ग्रुप था, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप था। दूसरी जो कॉमन बात देखी कि सारे के सारे पॉलीहाइड्रोक्सी थे, यानी कि बहुत सारे उनके अंदर OH ग्रुप थे। और तीसरी बात जो देखी, सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव थे। इसका मतलब अगर कोई तुमसे अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछे तो क्या देख के बता सकते हो कोई कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आर, अगर तुमसे अब कोई पूछेगी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो तुम डेफिनेशन अब आराम से बता सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, और द कंपाउंड्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव सच कंपाउंड्स। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन अभी लिख देता हूं। तो कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। तो समझ जाओगे कार्बोहाइड्रेट्स किसको बोलते हैं। बोलो भाई, ये सारी सारी स्टोरी थी कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन कैसे पढ़ी। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे अब डेफिनेशन लिख रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो भाई ये कार्बोहाइड्रेट्स की मैंने डेफिनेशन लिख दी है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं मैंने बता दिया था पहले ही, ऑप्टिकली active polyhydroxyaldehyde or ketones or the compounds which on hydrolysis give such compounds. तो एग्जांपल्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। ओके, तो यार मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है इसका। जैसे अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, भाई ये ग्लूकोज का ना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का वैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट स्ट्रक्चरल देखना। अब देखो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या है, ऊपर एल्डिहाइड होता है, नीचे CH2OH होता है। एक साइड को याद कर लो, OH OH H OH। जो दूसरी साइड होती है ना, इसकी जस्ट अपोजिट, OH के अपोजिट हमेशा H आता है और H के अपोजिट हमेशा OH आता है। बस सिंपल बन गया, एक किसी साइड को याद कर लो और दूसरी साइड तो अपने आप याद हो जाएगी। तो ये क्या है, मेरा ग्लूकोज है। तो बोलो क्या ये इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है। देखो पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बिल्कुल है। एल्डिहाइड ग्रुप है, बिल्कुल है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप। इसके अलावा ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, बिल्कुल है। कायरल सेंटर 1 2 3 4 4 4 कायरल सेंटर इसके अंदर। तो ये क्या हो गया,
ऑप्टिकली एक्टिव भी हो गया। ग्लूकोज, इसके अलावा कीटोन देख लो, कीटोन, कीटोन भी होता है CH2, कीटोन बोल रहा हूँ, फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज होता है CH2OH, OH, OH, देखो एक साइड में नहीं याद रखिए, यही फॉर्मेट होता है OH, OH, H, OH, OH, H। अब यहाँ कीटोन बीच में आ गया है, तो यहाँ ये H आ गया, ये H, और ये क्या आ गया, OH आ गया। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा फ्रक्टोज, और ये क्या था मेरा, ग्लूकोज। ठीक है, तो ये भाई दो स्ट्रक्चर्स हैं, और दोनों ही, यहाँ कीटोन है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, और ऑप्टिकली एक्टिव है। कायरल सेंटर है ना, ये देखो 1 2 3 कायरल सेंटर है। कैसे ये कायरल सेंटर, यहाँ ये बीच में जो बना है कार्बन है, इस कार्बन से एक अटैच है OH, ये अटैच है H, दो ग्रुप अलग हो गए, तीसरा CHO, और चौथा ये सारा का सारा, ये सारा का सारा अलग ग्रुप है। ठीक है ना, तो ये कार्बन कायरल हो गया, ऐसे ये कायरल है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स ये होते हैं। तो आई होप कि तुम लोग समझ गए होंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो अगले लेक्चर में मैं क्या लेके आने वाला हूं, मैं ये बताऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो भाई आज के लिए बस इतना ही। तो भाई चलते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।